कभी सोचा है कि किसी जगह से जुड़ी जो डरावनी कहानियां होती हैं, वो क्या बस कहानियां ही होती है? या उनमें उस जगह का कोई इतिहास, कोई दबा हुआ दर्द भी छुपा हो सकता है। आज हम हरियाणा की एक ऐसी ही मशहूर लोक कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें हिसार जिले के एक गांव भानीखेड़ा की भूतिया चौपाल की कहानी बताते हैं। अच्छा। पर हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी मतलब ये बनती कैसे है। और डर के पीछे की सामाजिक सच्चाई क्या हो सकती है। बिल्कुल। हाँ। और आखिर में ये हमें अपने समाज के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि लोक कथाएं, खासकर डरावनी कहानियां, अक्सर किसी समाज के अनकहे सच का आईना होती हैं। वो उन बातों को सामने लाती हैं जिन्हें हम दिन के उजाले में कहना नहीं चाहते। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस चौपाल की दीवारों में कौन सा राज दफन है। बिल्कुल। तो कहानी की नींव से शुरू करते हैं। भानीखेड़ा गांव की एक पुरानी वीरान सी चौपाल। और चौपाल मतलब गांव का सेंटर पॉइंट, जहां लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, फैसले लेते हैं। हाँ, एक सामाजिक केंद्र। लेकिन इस कहानी में यही केंद्र वीराने का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। जगह का चुनाव ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक सामाजिक जगह का भूता हो जाना मतलब उस समाज के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। और इस वीरान चौपाल का एक ही रखवाला था, धर्मू, एक बूढ़ा चौकीदार। उसकी आदत थी कि वो रात में वहां अकेला बैठकर हुक्का पीता था। वो हुक्के की गुड़गुड़ाहट ही रात के सन्नाटे में उसकी अकेली साथी थी। हुक्का भी यहाँ एक प्रतीक है ना? हाँ, सुकून का, शांति का, एक तरह से सामुदायिकता का। सही कहा। जब तक हुक्का जल रहा है सब ठीक है। हाँ। फिर एक रात कहानी का पहला मोड़ आता है। गांव की बिजली चली जाती है, घना अंधेरा। ओके। धर्मू अपना हुक्का तैयार कर ही रहा होता है कि उससे चौपाल के कोने में एक परछाई दिखाई देती है। एक औरत, सफेद कपड़ों में, बाल खोले हुए। एक बहुत ही क्लासिक डरावना मंजर। बिल्कुल। धर्मू अपनी ठेठ हरियाणवी बोली में आवाज लगाता है, कौन है रे तू? और यहीं से कहानी अलौकिक मोड़ लेती है। हाँ, जवाब में कोई शब्द नहीं आते, बस एक ठंडी हवा का झोंका आता है जो सीधे उसके हुक्के पर लगता है और चिलम की आग बुझा देता है। बिल्कुल। सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले चौपाल पर पहुंचते तो धर्मू वहां नहीं होता, वो गायब हो चुका था। अच्छा। उसकी जगह पर मिलते हैं कुछ निशान, उसका टूटा हुआ हुक्का, एक तरफ पड़ी उसकी जूतियां और एक टूटी हुई चप्पल। ये जो चीजें पीछे छूट गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? ये कहानी को सिर्फ एक गायब होने की घटना से आगे ले जाकर एक संघर्ष की कहानी बनाती है। अच्छा। टूटा हुआ हुक्का और टूटी चप्पल इशारा करते हैं कि वहां कोई जबरदस्ती हुई थी, कोई हिंसा हुई थी। ये सिर्फ भूत का आना नहीं था, ये एक हिंसक टकराव था। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सबूत डर को ठोस बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और धर्मू के इस तरह गायब होने के बाद कई साल बीत जाते हैं। वो चौपाल हमेशा के लिए बदनाम हो जाती है, एक तरह से सील कर दी जाती है। हाँ, गांव में वो एक अंधविश्वास का गढ़ बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जैसा कि होता है, हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना चाहते हैं। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, आधुनिकता और परंपरा की टक्कर। गांव के 4 नौजवान, सोनू, दीपक, रवि और सूरज, इस डर को बकवास मानते हैं। उनकी सोच आज के जमाने वाली है। अब वो पुरानी बातें हैं, भूत कुछ नहीं होता। वो इसे एक एडवेंचर की तरह देखते हैं, एक चैलेंज। बिल्कुल। एक मिनट, क्या स्रोत ये बताते हैं कि इन नौजवानों का मकसद सिर्फ अंधविश्वास तोड़ना था, या इसके पीछे कोई शर्त वगैरह भी थी? क्योंकि अक्सर ऐसे कामों के पीछे सामाजिक दबाव भी होता है। स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, पर इशारा इसी तरफ है कि वो अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे। ओके। तो रात के करीब 11 बजे वे पूरी तैयारी के साथ चौपाल पहुंचते हैं। उनके पास टॉर्च है, चाय की केतली है और सबसे जरूरी मोबाइल फोन। तकनीक को वो अपनी ढाल समझ रहे थे। हाँ, उनका तर्क और उनकी तकनीक दोनों उनके साथ थे। दिलचस्प है। वो ये मानकर चल रहे थे कि जिस चीज को वो देख नहीं सकते या रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी।
शुरू में तो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चलता है। वो हंसी मजाक करते हैं, चाय बनाते हैं, माहौल एकदम हल्का फुल्का है। और फिर चौपाल अपना रंग दिखाना शुरू करती है। हाँ, सबसे पहले अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आता है, ठीक वैसा ही जैसा धर्मू के साथ हुआ था। डर की पहली दस्तक। वो इसे हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर दीपक की नजर जमीन पर पड़ती है। अच्छा। वो टॉर्च की रोशनी में देखता है कि मिट्टी पर किसी के गीले पैरों के निशान बने हुए हैं। जबकि वहाँ पानी तो था नहीं। दूर दूर तक नहीं, पर ये निशान अजीब थे। ये उल्टे थे, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। और यहाँ डर एक विजुअल प्रूफ बन जाता है। जी। उल्टे पैर का निशान लोक कथाओं में बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। मतलब? ये प्रकृति के नियम के खिलाफ जाने का संकेत है। ये कहता है कि इस जगह पर दुनिया के नियम उल्टे चलते हैं। अब उनका तर्क हिलने लगता है। इसके बाद चीजें और भी तेजी से बिगड़ती हैं। सोनू, जो शायद ग्रुप का सबसे बहादुर बन रहा था, अपना मोबाइल निकालता है और व्लॉग बनाने का नाटक करता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं भूतिया चौपाल में टाइप का कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ कुछ नहीं है। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है फोन में, पीछे से किसी के सिसक सिसक कर रोने की एक दबी हुई आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। ओहो। वो सब चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं, पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उनकी तकनीक ही उनके खिलाफ हो गई है। जिस मोबाइल को वो सबूत इकट्ठा करने लाए थे, वही अब उस चीज का गवाह बन रहा है जो उनकी अपनी आंखें नहीं देख पा रही। और डर का क्लाइमैक्स तब आता है जब रवि की टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है और वहाँ उन्हें एक साया दिखाई देता है। साया? एक औरत का साया जो छत से उल्टी लटकी हुई थी। बाप रे। ये मंजर देखकर उनकी सारी बहादुरी जवाब दे जाती है। सूरज चीखता है, भागो यहाँ से। और वो दरवाजे की तरफ भागते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, चौपाल के भारी लकड़ी के दरवाजे धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाते हैं। अब वो उस डर के साथ अंदर कैद हो चुके हैं। बिल्कुल, भागने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ कहानीकार ने डर को एक चरम पर पहुंचा दिया है ना? हल्की बेचैनी से शुरू होकर एक भयानक दृश्य तक, और दरवाजों का बंद होना। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन है और ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब उस कहानी में होगा जो इस जगह से जुड़ी है। हाँ, गांव के बुजुर्गों की बताई उस कहानी में, जो इस भूतिया पहेली के सारे टुकड़ों को अपनी जगह पर रख देती है। क्योंकि हर भूत की कहानी के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। बिल्कुल। बुजुर्ग बताते हैं कि चौपाल में जो आत्मा है वो किसी और की नहीं, बल्कि धर्मू की अपनी बहन शांति की है। धर्मू की बहन? हाँ, कहानी ये है कि कई साल पहले गांव की पंचायत ने इसी चौपाल में शांति पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाया था। काला जादू का इल्जाम? हाँ, ये इतिहास में हमेशा से उन लोगों को चुप कराने का एक जरिया रहा है जो समाज के बनाए नियमों में फिट नहीं होते, खासकर औरतों को। सही कहा। शायद शांति एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, या शायद कोई और वजह हो। वजह कुछ भी हो, इल्जाम एक बहाना था। और सजा थी मौत। पंचायत ने उसे जिंदा जलाने का फैसला सुनाया। उसी चौपाल में? चौपाल के पास ही एक पुराने पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई थी। स्रोत बताते हैं कि वो मदद के लिए चीखती रही, अपने भाई धर्मू को पुकारती रही, पर गांव का कोई भी इंसान उसे बचाने नहीं आया। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। ये कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है, और इसमें कुछ भी अलौकिक नहीं है। ये तो इंसानी क्रूरता की कहानी है। हाँ। उसका दर्द, उसकी चीखें, और सबसे बढ़कर उसके साथ हुआ अन्याय। वो उस जगह की मिट्टी में हमेशा के लिए रच बस गया। तो जो चौपाल में हो रहा है वो बदला नहीं है? मुझे नहीं लगता। वो उस दर्द का, उस अन्याय का बार बार दोहराया जाना है। इसीलिए गांव वाले कहते हैं कि तब से शांति की आत्मा उस चौपाल पर भटकती है, और जो भी वहां रात में रुकता है वो उसके साथ खेल खेलती है। शायद वो खेल नहीं, बल्कि वो अपना दर्द दिखाने की, अपनी कहानी सुनाने की एक बेताब कोशिश है। वो उल्टी लटकी हुई दिखती है क्योंकि उसकी दुनिया को समाज ने उल्टा कर दिया था। वो रोती है क्योंकि उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी डर के साथ साथ एक गहरी सहानुभूति भी पैदा करती है, और यही इसे और ज्यादा असरदार बनाती है। अब वो सिर्फ एक डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय की शिकार एक औरत है। और उन नौजवानों का क्या हुआ? कहानी का अंत और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौपाल पर जाते हैं तो दरवाजा खुला मिलता है। और लड़के? चारों लड़के गायब थे। उनका कभी कोई पता नहीं चला, ठीक धर्मू की तरह। इतिहास ने खुद को दोहराया। हाँ, लेकिन इस बार वो पीछे कुछ सबूत छोड़ गए थे। मोबाइल फोन? हाँ, दीपक और सोनू के फोन। गांव वाले जब कांपते हाथों से वीडियो चलाते हैं तो उसमें बस अफरा तफरी दिखती है,
कैमरा बुरी तरह हिल रहा है, सब भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, और फिर वीडियो में उस चीख पुकार के बीच एक बहुत ही साफ, सर्द और भयानक आवाज आती है। एक औरत की आवाज। क्या कहती है वो कहती है, धर्मू, आग बुझी नहीं। आग बुझी नहीं। ये लाइन ये इस पूरी कहानी का सार है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल। पहला सीधा मतलब है कि जिस आग में शांति को जलाया गया था वो अब भी जल रही है। दूसरा गहरा मतलब यह है कि अन्याय की आग, दर्द की आग और शायद बदले की आग अब तक शांत नहीं हुई है। और तीसरा सबसे डरावना मतलब यह है कि ये एक चेतावनी है। जब तक न्याय नहीं होगा ये आग फैलती रहेगी। उस आवाज के बाद कैमरा जमीन पे गिर जाता है और स्क्रीन काली हो जाती है। उन लड़कों का आखिरी रिकॉर्ड। हाँ, इस घटना के बाद गांव वाले उस चौपाल को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उस पर भारी ताला लगा दिया जाता है। वो उस जगह को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन उस याद को कैसे बंद करेंगे? उस अन्याय को कैसे मिटाएंगे? शायद नहीं मिटा सकते, क्योंकि कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। अच्छा। गाँव के लोग कहते हैं कि आज भी जब रात में तेज हवा चलती है तो उस बंद चौपाल के अंदर से हुक्के के जलने की, उसकी गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी वहां अंधेरे में हुक्का पी रहा है। ये एक बहुत ही मार्मिक और दुखद अंत है। धर्मों और शांति का अंत में एक साथ होना ये दिखाता है कि वो दोनों अब उस चौपाल के स्थायी हिस्से बन चुके हैं। भाई, जो अपनी बहन को जिंदगी में नहीं बचा सका, अब मौत के बाद उस अन्याय की जगह पर हमेशा के लिए उसके साथ है। ये एक तरह का दुखद प्रायश्चित है। तो भानीखेड़ा की ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक जगह अपने साथ दर्दनाक यादें, अनकहा दर्द और अनसुलझा न्याय समेटे रहती है। ये एक क्लासिक डरावनी कहानी है जिसमें रहस्य है, अंधविश्वास को चुनौती है, एक दुखद अतीत है और एक न खत्म होने वाला इंतजार है। अंत में सोचने के लिए एक विचार यह है कि इस तरह की लोक कथाएं हमें सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमें हमारे समाज का आईना दिखाती हैं। सही कहा। वो हमें मजबूर करती हैं कि हम उन कोनों में झांकें जहां हम देखना नहीं चाहते। तो सवाल ये नहीं है कि भानीखेड़ा की चौपाल में भूत है या नहीं। असली सवाल ये है कि हमारे अपने समाज में ऐसी कितनी भूताहा चौपालें हैं। ऐसी कितनी जगह हैं जहां अनसुनी कहानियां और अनसुलझे अन्याय दफन हैं और हम जानबूझकर उन पर ताला लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। शायद हर भूत की कहानी के पीछे एक इंसान की कहानी होती है जिसे न्याय का इंतजार है। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.